myself Mohakas Rokit. I'm a first crop medico from Nilratun Sarkar Medical College. Welcome to our channel NEET Talks. So today our topic of discussion is oogenesis. Oogenesis का मतलब क्या है? Oogenesis यानी कि formation of female gamete or ovum. This is called oogenesis. Oogenesis is markedly different from spermatogenesis. ये बात अपने दिमाग में डाल लो. Spermatogenesis यानी कि formation of male gamete या sperm, which is called spermatogenesis, and formation of the female gamete or ovum is called oogenesis. Oogenesis steps are much more difficult than spermatogenesis. ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है? अब ये oogenesis होगा कहाँ? What is the location of oogenesis? Obviously, as I said that the organ where the gametogenesis occurs, उसको हम क्या बोलते हैं? जहां पर गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? तो फीमेल बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है. तो ये oogenesis कहाँ होगा? फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ओवरी के अंदर होगा. तो लोकेशन ऑफ द oogenesis इज ओवरी. और इसका स्टेप्स, अब हम इस oogenesis का स्टेप्स डिटेल्स में देखेंगे. तो ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी. तो तुम लोग प्लीज कंसेंट्रेट करो इस लेक्चर के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, वरना ये समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो दिस इज अ पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो ये जो oogonia देख रहे हैं, oogonia इज प्लूरल टर्म, इसका सिंगुलर है oogoनियम. oogoनियम का मतलब क्या है? ये है गैमेट मदर सेल, यानी कि दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव सेल फ्रॉम वेयर बाय डिवीजन वी विल गेट आवर ओवम, ठीक है? तो ये oogonia से एक oogoनियम डिफरेंशिएट करके क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte का खासियत क्या है? Primary oocyte is how primary oocyte is different from oogonium, that oogonium is not capable to undergo first meiotic division. Primary oocyte जहां पे है फर्स्ट meiotic division के कैपेबल, ठीक है? तो ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? जब ये डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte में बदल गया तो ये अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन में एंटर करेगा. फर्स्ट meiotic डिवीजन का प्रोफेज 1 में ही ये जाके अटक जाएगा. ये डिवीजन आगे नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां पे एक फैक्टर काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर फैक्टर. ये इस फैक्टर के प्रेजेंस की वजह से ये फर्स्ट meiotic डिवीजन प्रोफेज 1 में अटक के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट meiotic डिवीजन में अटक के रह गया. अब ये जो प्राइमरी oocyte इस प्रोफेज 1 में अटक के रह गया, इस अटके हुए स्टेज में ही इस फीटस का बर्थ हो जाएगा. बर्थ से लेके प्यूबर्टी चला जाएगा. प्यूबर्टी में जब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एक ऐसे प्राइमरी oocyte को पिक किया जाएगा जिसको उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान उसको निकलना है, ठीक है? तो क्या होगा? जब ही, ये बात ध्यान से समझो, ये समझाना भी बहुत मुश्किल है. जब एक गर्ल 13 या 14 साल का हो गया तब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ. तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ही शुरू होगा उसका 14th डे में एक ओव्यूलेशन होगा. तो क्या होगा? ठीक उस ओव्यूलेशन के पहले ही ये जो अटका हुआ स्टेज में पड़ा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसका डिवीजन कंप्लीट होगा. डिवीजन कंप्लीट होके यानी कि फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होगा. ये देख रहे हो तुम लोग, ये रहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि फर्स्ट meiotic डिवीजन के प्रोफेज 1 में अटका हुआ है. ये देखो, ये लिखा है कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन. जब ही ओव्यूलेशन के पहले इसका डिवीजन कंप्लीट होगा, चाहे वो फास्ट पीरियड्स के दौरान हो, फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो, या फिर 32 से 34 साल के उम्र में ही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं. ये जस्ट ओव्यूलेशन के पहले इसका फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है? ये बात समझ लो. तो ये जो प्राइमरी oocyte फर्स्ट meiotic डिवीजन में जन्म के पहले ही अटक गया, इस अटके हुए स्टेज में वो 60 से 70 हजार प्राइमरी oocyte अटके रहेंगे जब तक ना ओव्यूलेशन के पहले एक का वो फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक? अब ये फर्स्ट meiotic डिवीजन ओव्यूलेशन के प्रायर कंप्लीट हो जाने के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगा. ये रहा फर्स्ट meiotic डिवीजन, फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा. अब ये सेकेंडरी oocyte के आकार में ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो अपना सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है?
सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद ये एक मैच्योर ओवम फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं oocyte, ठीक है। अब चलो, मैंने अपना एक टेबल बना है जिससे तुम लोग आसानी से समझ सकते हो कि ये होता कैसे है। ये देखो, दिस इज द, जब एक एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा है मदर्स के उम्र के अंदर, एक फीमेल बॉडी का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो फिटस के अंदर जब 6 to 7 वीक में ओवरी का डेवलपमेंट होगा तब ही उसके अंदर ऊगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब ही ओवरी फॉर्म हुआ फिटस के अंदर, फीटल ओवरी में ही ऊगोनियम फॉर्म हो गया। अब ये ऊगोनियम क्या करेगा, ऊगोनियम लगातार माइटोसिस डिवीजन के जरिए अपना नंबर इंक्रीज करता रहेगा। अपना नंबर इंक्रीज करते करते जब ये फीटस का उम्र 20 वीक हो जाएगा, 20 वीक्स, तब इसके अंदर हम 6 से 7 मिलियन ऊगोनिया पाएंगे। यानी कि 20 वीक का एक फीटस के ओवरी के अंदर 6 से 7 मिलियन ऊगोनियम पाया जाता है, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, यही मेंशन किया गया है कि बर्थ के दौरान करीब करीब 2 मिलियन ऊगोनिया पाया जाता है ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ये बर्थ से लेके ये ऊगोनिया बर्थ के पहले ये अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट कर जाता है और ये प्राइमरी oocyte के आकार में ही रहते हैं ओवरी के अंदर। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर करते ही प्रोफेज 1 में अटक जाते हैं। अब ये देखो, प्राइमरी oocyte देखो, ऊगोनिया में 46 क्रोमोसोम्स थे, माइटोटिक डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के दौरान ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गए जिसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ है, कोई डिवीजन मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में यहाँ पे अटक गया, किस लिए, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर की वजह से। अब ये इसको इसीलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट के अंदर दिखाया है क्योंकि ये मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में अटक चुका है। अटका हुआ स्टेज में ही इस फीटस से बर्थ होते हैं, गर्ल का बर्थ हो गया, बर्थ से लेके चाइल्डहुड भी गुजर गया, अब ये आ गया प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान भी ये ऐसे ही प्राइमरी oocyte के आकार में मियोटिक 1 के प्रोफेज 1 में अभी तक ये अटका हुआ है, ठीक है। अब ये जब ही ओव्यूलेशन के पहले इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और एक पोलर बॉडी फॉर्म होंगे, और क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte। अब ये पोलर बॉडी के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल रहता है। साइटोप्लाज्म रहता भी तो वो बहुत ही कम अमाउंट में, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी रह जाता है। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो कैपेबल टू अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर तो करते हैं लेकिन ये अपना मेटाफेज 2 में फिर से अटक जाते हैं। मेटाफेज 2 के आगे ये बढ़ नहीं पाते। मेटाफेज 2 में, मेटाफेज प्लेट में ये क्रोमोसोम संचित होने के बाद इसका डिवीजन रुक जाता है। अभी ये सेकेंडरी oocyte के आकार में ही ये ओव्यूलेट करते हैं, ठीक है। ये जब जैसे अटके हुए हैं मेटाफेज 2 में, इसी स्थिति में ये ओवरी से ओव्यूलेट करके निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब के एम्पल में वेट करते हैं स्पर्म के आने के लिए, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एक स्पर्म आके उस ओवम को, उस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करता है, तब ही जाके उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ये देखो, सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब ही जाके उसका कंप्लीट होता है और एक मैच्योर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी निकलते हैं। सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाते हैं और इस मैच्योर ओवम को हम बोलते हैं oocyte। इस मैच्योर ओवम के न्यूक्लियर मटेरियल के साथ स्पर्म के न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करते हैं। ये तो रहा बात जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज किया। अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो ये सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है और ये सेकेंडरी oocyte के आकार में ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जरिए ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीड्यूर ऑफ oogenesis। तो ये बात दिमाग, तो अगर हम इस oogenesis के स्टेप्स को समाप्त करना चाहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो जन्म के पहले एम्ब्रायोनिक लाइफ में जब ही ओवरी का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ऊगोनिया डेवलप करते हैं। ऊगोनिया का नंबर माइटोटिकली इंक्रीज करते हैं, 6 से 7 मिलियन हो जाते हैं, जबकि फिटस का एज होता है 20 वीक्स। अब उसका
कुछ उगोनिया मारा जाता है, जन्म के वक्त उसमें 2 मिलियन उगोनिया रहते हैं, जन्म के बाद से लेके प्यूबर्टी तक और भी उगोनिया मर जाते हैं और 60 से 70 हजार बचे रहते हैं। तो ये उगोनियम क्या होगा, उगोनियम डिफरेंशिएट करके फॉर्म करेंगे प्राइमरी oocyte। उगोनियम में भी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, डिफरेंशिएट होकर जो प्राइमरी oocyte फॉर्म करते हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो अटक जाएगा oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर के जरिए। कहाँ पे रुक जाएगा, प्रोफेज 1 में रुक जाएगा। अब ये अटका हुआ स्टेज में ही प्राइमरी oocyte कब तक रहेंगे, जब तक ना फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से जब ओव्यूलेशन के पहले एक ऐसा स्थिति आता है जिसके वजह से ये oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर को ओवरकम कर पाते हैं और अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर पाते हैं। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी के प्लस साइटोप्लाज्म नहीं है, वो दुख के मारे मर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है और सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करने के दौरान ये मेटाफेज 2 में अटक जाते हैं, वहां पर भी ये अटक गया। अब ये अटका हुआ स्टेज में ही इसका ओव्यूलेशन हो गया, ये ओवरी से निकल गए, ओवरी से निकल के एम्पला में वेट कर रहे हैं। अगर स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया तो इसका सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और एक मैच्योर ओवम यानी कि oocyte का फॉर्मेशन होगा और एक पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये oocyte और oocyte का न्यूक्लियर मटेरियल और स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज करके जो सेल बनाएगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट और ये सेकंड पोलर बॉडी विल गेट डिजेनरेटेड। ये तो रही बात फर्टिलाइजेशन हो गई। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सेकेंडरी oocyte का सेकंड मेयोटिक डिवीजन कतई नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान, मींस के फ्लो के दौरान ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा oogenesis का एंटायर स्टेप्स। ठीक है, जन्म से लेके एकदम मेनोपॉज तक का स्टेप्स मैंने बोल दिया। अब देखो ये तो रह गया कि वो उगोनिया से लेके सेकेंडरी oocyte यानी कि और oocyte तक का यात्रा। लेकिन और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज तुमको ओवम का फॉर्मेशन की स्टेप्स में भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte स्टेप्स नाम मिलेंगे और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ऐसे नेम्स मिलेंगे। तो ये नाम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल इसमें मिस ऑफ कर जाते हैं, जो कि हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखो जब एक उगोनियम से लेके डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं तो जन्म के पहले कुछ सेल्स इसके चारों ओर इसको घेर लेते हैं जो कि फ्लैटेंड सेल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री ग्रैनुलोसस सेल्स। तो एक प्राइमरी oocyte जब कुछ प्री ग्रैनुलोसस सेल्स के फ्लैटेंड लेयर के जरिए आवृत होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे जाके क्या बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो प्री ग्रैनुलोसस सेल्स थे उससे ग्रानुलोसस सेल का सिंगल लेयर कवरिंग फॉर्म हो गया है जो कि क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं ग्रानुलोसस सेल। जब प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक सिंगल लेयर रहता है ग्रानुलोसस सेल के, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में ही रह जाता है प्यूबर्टी तक, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक। ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल से लेके जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे देखो कि वो जो ग्रानुलोसस सेल का सिंगल लेयर था वो डिवाइड करता गया और 6 से 7 लेयर्स फॉर्म कर दिए। ये जो ऑरेंज में दिख रहे हैं ये सब है हमारा ग्रानुलोसा सेल्स। अब ये ग्रानुलोसा सेल्स के 6-7 लेयर के बाहर एक और नया तरीके का लेयर्स हम देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं थेका सेल लाइनिंग। तो ये थेका सेल्स आया कहाँ से? थेका सेल्स एक्चुअली ये जो ग्रानुलोसा सेल्स से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जिसके लिए ओवरी का जो स्ट्रोमा सेल्स होते हैं ना, स्ट्रोमा सेल्स का नाम याद है? यहाँ पे जो स्ट्रोमा सेल्स होते हैं, ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के कुछ सेल्स मॉडिफाई होके इस थेका सेल लाइनिंग फॉर्म करते हैं। सो दिस थेका सेल लाइनिंग इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये होगा टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म करेगा। ये जो ग्रानुलोसा सेल्स के बीच में एक कैविटी पाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज, जो थेका सेल्स है वो 2 लाइनिंग में डिवाइड कर जाएंगे, थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना। और थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना के बीचों बीच कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे जो कि जिसको हमने पिंक कलर में दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। पिंक कलर में मैंने
दिखाया है, देख रहे हो, ये सब है कुछ ब्लड वेसल्स। तो थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। तो ये रहा टर्शियरी फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल फिर से क्या फॉर्म करेंगे, टर्शियरी फॉलिकल तक अंदर का जो सेल था ये था प्राइमरी oocyte, हमारा प्राइमरी oocyte ही अंदर पे था। अब ये प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करके प्रायर टू ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte फॉर्म किए, उसके बाहर का ये जो ग्रानुलोसा सेल्स के लाइनिंग रहेंगे इस ऐसे आकार में सज्जित होता है। ये एंट्रम बहुत बड़ा हो चुका होता है, ये बहुत बड़ा सा एक एंट्रम दिखने को मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एंट्रम, जो कि फ्लूइड फील्ड होते हैं। और ग्रानुलोसा सेल्स का कुछ ऐसा सज्जितकरण दिखेगा जिसको इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में ये ओव्यूलेट कर जाएंगे, ओव्यूलेट कर जाएंगे, ओवरी से ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ओवम सेकेंडरी oocyte के स्टेज में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है देखना कि दिस इज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट। यहाँ से प्राइमोडियल फॉलिकल से लेके सेकेंडरी फॉलिकल तक का जो जर्नी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन एफएसएच इंडिपेंडेंट है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंडिपेंडेंट है, और सेकेंडरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल तक का रास्ता फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही रहा हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट का रास्ता। तो जब ओव्यूलेट कर जाते हैं, ओव्यूलेशन के दौरान ये अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का जो ये सारा सेल्स है, यहाँ का सेल्स जो है ग्रानुलोसा सेल को लेके ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ग्रानुलोसा सेल्स रेडिएशन के आकार में दिखता है ये सेकेंडरी oocyte के बाहर में। तो इसको हम बोलते हैं, ये सेल को हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो ये ऐसे ओव्यूलेट करते हैं और एम्पला में वेट करते हैं। इसके आगे का जर्नी यानी कि ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte के स्टेज में हो गया, एम्पला में वेट कर रहे हैं। अब इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन क्या कैसे होता है, ये सब हम अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। और क्या करना, अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके हम बनाने वाले हैं, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं, और नीट को क्रैक करने के लिए किस स्ट्रैटेजी में तुम लोगों को आगे बढ़ना है इसके बारे में भी हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।